तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरना भूल गया है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये sp3 संकर्ण हो जाएगा, dsp3 नहीं है, क्योंकि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग नहीं करवा पाया, क्योंकि ये वीक लिगेंड था Cl। तो इस वजह से ये sp3 संकर्ण है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि Cl माइनस आयन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, देयरफॉर इट डज नॉट लीड टू द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन। 3d इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है, इनकी पेयरिंग नहीं करा पाता, तो देयरफॉर इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह इन बातों को हमको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कह रहा है NiCl4 की पावर -2 अनुचुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO का होल फोर्स प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं। क्यों? तो देखिए दोनों टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है तो दूसरा डायामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है? तो देखिए डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोगों ने बताया था, या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पैरामैग्नेटिक होता है इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पर प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब है कि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। संरचना दोनों की भले एक है, लेकिन पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है NiCO का होल फोर्थ में निकिल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। यहाँ पर जो निकिल है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि NiCl4 की पावर -2 में यह +2 है। अब यहाँ पर -2 है तो जाहिर सी बात है कि निकिल की +2 होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसलिए 0 है। अब CO लिगेंड की उपस्थिति में निकल के अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, परंतु Cl- दुर्बल लिगेंड होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने योग्य नहीं होता। तो जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो हमारा जो ये CO है ये स्ट्रांग लिगेंड है, जबकि Cl- वीक लिगेंड है, इसलिए ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को Cl-। तो और ये CO कर ले जाएगा, तो CO जब कर ले जाएगा तो सबको युग्मित कर देगा, तो अयुग्मित बचेंगे ही नहीं। तो जब अयुग्मित बचेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होगा। जबकि NiCl4 -2 में Cl हमारा वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जाहिर सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि अतः NiCO का होल फोर्स में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक है, तथा NiCl4 की पावर -2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। तो ये कंडीशन होती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि Fe2O का होल 6 की पावर +3 प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN का होल 6 की पावर -3 दुर्बल अनुचुंबकीय है। समझाइए, इस बात को हमें समझाना। तो फिर वही स्ट्रांग लिगेंड वीक लिगेंड वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए FeCN का होल 6 में ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो Cn- यह प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो इसकी उपस्थिति में जो 3d इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होकर केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। पीछे हम लोग इसको देख भी चुके हैं।
तो कुल मिला के 3D इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है Cn- क्योंकि स्ट्रांग फील्ड एलिगेंट है, तो केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच पाता है। तो इसलिए यह हमारा दुर्बल अनुचुंबकीय है, क्योंकि अनुचुंबकीय का गुण का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसमें केवल एक ही है, इसलिए ये दुर्बल अनुचुंबकीय। अब यहाँ पर H2O की बात आ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। D2sp3 संकर्ण वाला आंतरिक कक्षक संकुल बनाता है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है FeCN6 का पावर -3। अब देखिए, इसलिए FeCN6 के पावर -3 दुर्बल अनुचुंबकीय होता है। अब बात आ जाती है H2O की। यहाँ पर देखिए 2 लिखना भूल गया है। तो H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसकी उपस्थिति में जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित नहीं होते, अर्थात संकर्ण sp3 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत है। तो कुल मिलाकर के यहाँ sp3 संकर्ण होगा, इसको निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमें मूल बात जो समझना है उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, जिससे D कक्षक वाली या D उपकोष वाले इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करा पाएगा, जो बाह्य कक्षक संकुल जिसमें 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बनाता है। तो यह एक्सटर्नल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए FeH2O का होल 6 पावर +3 प्रबल अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। ये चीज़ निकल के सामने आती है। थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देखेंगे। तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए, यहाँ पर भी वही है। चलिए, हिंदी वाली बुक में तो समझ में आ गया। तो इसमें कुल मिला के FeCN6 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें H2O वाले में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो अनपेयर्ड रहेंगे। इसको आप वैसे कॉन्फ़िगरेशन बना के निकाल भी सकते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है समझाइए कि C0NH3 का होल 6 C0NH3 का होल 6 का होल पावर +3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि NiNH3 का होल 6 की पावर +2 एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो जैसा भी हमने ऊपर आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल देखा, तो ये उसी पर आधारित एक क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और क्यों है इस बात को हमें समझना है। तो देखिए कह रहा है कि NH3 की उपस्थिति में C0 के 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर 2 रिक्त D कक्षक छोड़ते हैं, जो C0NH3 का होल 6+3 की उपस्थिति में आंतरिक कक्षक संकुल बनाने वाले D2sp3 संकर्ण में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ये इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो अगर ये स्ट्रांग लिगेंड होगा तो इसकी पेयरिंग करा देगा, तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे, और अगर पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए जो NH3 है, इसकी उपस्थिति में आंतरिक कक्षक संकुल बनाने वाले D2sp3 संकर्ण में सम्मिलित होते हैं, जबकि NiNH3 का होल 6+2 में निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसका विन्यास 28 है। इसमें बाह्य कक्षक संकुल बनाने वाला sp3d2 संकर्ण में सम्मिलित होता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो C0NH3 का होल 6 पावर +3 है और NiNH3 का होल 6 की पावर +2 है, तो इनमें जो आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल की बात हो रही है, तो इसको हमें गंभीरता से समझना है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर C0NH3 का होल 6 पावर +3 है, यहाँ पर +3 है, इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3।
यहाँ पर +2 है, इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, अब कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कोबाल्ट का जितना परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो ये 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट D6 पर पहुँचेगा और वो D6 हमारा 3d वाला होगा। और जब निकिल का +2 होगा तो निकिल का जैसा कि हमें पता है 28, तो उसका लिखेंगे प्लस उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d8 पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल। ये 1s2 s2 p3 s3 p4 s3 d4 p5 s4 d5 p6, ये सब क्रम आप याद रखिए और उस क्रम के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते चले जाएंगे और निकाल लेंगे। बस हमें कोबाल्ट और निकिल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए D6 है तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं D सबसेल में, तो एक एक पहले भरेगा फिर अपोजिट स्पिन में दूसरा भरेगा, तो 4 अनपेयर्ड है। यहाँ पर क्या है, एक एक पहले सिंगल भरेगा फिर भरेगा, तो 8 भरना है तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर देखिए NH3 बीइंग ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, NH3 हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, काजेज द पेयरिंग, तो ये क्या करेगा, इनका पेयरिंग करा देगा। देयरफॉर कोबाल्ट कैन अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इससे क्या हो जाएगा कि जो कोबाल्ट है हमारा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए जब पेयरिंग होगी इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो ये इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा, तो 2 कक्षक खाली बचेंगे। अब यहाँ पर NH3 का होल 6 है, यानी 6 है, तो 6 जो है यहाँ पर हमको भरना है। तो देखिए 2 खाली हो गए तो 1 2 2 इसमें भर जाएंगे, फिर 3 ये बचेंगे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरे भरेंगे। D के 2, S का 1, P के 3, इस 6 से भरेंगे NH3 वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसी प्रकार इधर देखते हैं, तो यहाँ पर जो NH3 है वो पेयरिंग कराएगा, तो देन ओनली 1 3d ऑर्बिटल इज एम्प्टी, अगर ये पेयरिंग करा देगा तो ये इधर आ जाएगा, तो केवल 1 d ऑर्बिटल खाली बचेगा। दस इट कैन अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जब एक ही केवल ऑर्बिटल खाली बचेगा तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा, क्या करेगा, DsP3, तो देयरफॉर इट अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको समझना है थोड़ा सा, D2sp3 नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसके आधार पे हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि केवल एक ही खाली है, तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है फिर ये यहाँ से भरना शुरू होंगे, एक यहाँ भरेगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक S का, P के 3 और D का 2, तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। तो बाहरी वाला D भर रहा है इसलिए ये वाह्य संकुल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अंदर वाला D कक्षक भर रहा है इसलिए ये आंतरिक कक्षक संकुल है, इस बात को समझना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है हेंस इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हेंस इट फॉर्म एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला D भर रहा है इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें अंदर वाला D भर रहा है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन भरा, अगर इसमें भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी D है ये भी D है, तो 2 बार D भरेगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से शुरुआत करके sp3d2 भर देंगे, ये स्थिति बनेगी जाके। तो ऐसे एक एक चीज़ को हमें अच्छे से समझना है, तभी हम लोग सही से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, कह रहा वर्ग समतली यानी PTCN का होल फोर्स -2n में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतलाइए। अब देखिए ऊपर जैसे हम
बना क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हमें वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए PtCN का होल फोर्स की पावर -2 आयन है और इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर भी बता दिया है वर्ग समतली। अब कह रहा है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या बताना। तो सीधी सी बात है कि Pt सेंट्रल एटम है, तो Pt जो है इसका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, जो कि 78 है, यहाँ पर लिखा जा चुका है। अब आवर्त सारणी के वर्ग 10 में उपस्थित होता है तथा इसका विन्यास 5d9 6s1 होगा। अब इसको जब लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ऐसे करके लिखेंगे। क्रम इसको याद कर लीजिए, जुबान पे आपके होना चाहिए। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और याद करेंगे जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो लास्ट वाले 5d9 6s1 में भरेंगे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पूरा भरना आपको बताया था। तो जब लास्ट में 5d9 6s1 होगा, अब देखिए Pt +2 है, क्योंकि यहाँ पर -2 है, इसका मतलब Pt की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। तो Pt +2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा ये है 6 है, ये 5 है, तो ये बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा होगी। पहले यहाँ से निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, फिर एक यहाँ से, तो 5d8 बचा है। अब Pt +2, अब 5d8 को भरना है तो 5d में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 5 पहले अकेले अकेले भर जाएंगे, फिर अपोजिट स्पिन में 3 भर देंगे, इस तरह भर दिया। अब देखिए वर्ग समतलीय संरचना के लिए संकरण dsp2 होता है। अगर हमें वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर संरचना लिखना है तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 होता है, ये पता होना चाहिए। वर्ग समतल वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 1 d में, यस में 1, 2 ये, तो 4 होगा। इस तरह से सिंपल मतलब आप लोग समझने के लिए याद कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि चूंकि 5d में युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर dsp2 संकरण के लिए एक रिक्त d कक्षक बनाते हैं, अतः कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि जो Cn है हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो जाहिर सी बात है इन इलेक्ट्रॉनों को ये पेयर बना देगा, पेयरिंग करा देगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी ही नहीं। तो वही कह रहा है कि चूंकि 5d में युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर dsp2 संकरण के लिए एक रिक्त d कक्षक बनाते हैं। जब ये इधर आ जाएगा तो एक ये रिक्त बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन Cn4 में 4 बार भरना है, यहाँ पर 4 है, तो एक यहाँ भरेगा, फिर एक s में, 2 p में, तो dsp2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा, अतः कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इस तरह सारी बातों को हम लोग समझते चलेंगे तो समस्या आसान होती चलेगी। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तो जब पहले पढ़ेंगे तो हो सकता है वो बात आपको ना समझ में आए, क्योंकि हम उसे गंभीरता से वहाँ बताते भी नहीं, इसलिए कि आगे वो आना है। पहले आप सोचिए ना, अगर गंभीरता से बता देंगे तो आप सोचना बंद कर देंगे। तो पहले आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, फिर उसके आगे उस तरह का क्वेश्चन खुद आएगा तो आप लोग कर लेंगे। जैसे अभी IUPAC नाम लिखने में हमने ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, ताकि आप अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे इसको लिखना है। अभी आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसको खुद कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है क्रिस्टल छेद सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सा साइनो आयन में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए एक्वा मतलब पानी है, यहाँ पर साइनो मतलब Cn है। तो साइनो हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पानी हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो साइनो वाला पेयरिंग करा देगा, जब पेयरिंग करा देगा तो केवल कम से कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सीधी सीधी बात है। तो ऑक्सीकरण अवस्था +2 में Mn का विन्यास 3d5 होता है। तो यहाँ पर देखिए हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड यानी सेकंड का मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो पहले आप मैग्नीज का एटॉमिक नंबर याद करिए,
फिर उसको लिखिए 1s2s 3s में। फिर उसके बाद लिखने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपको, देखिए ध्यान दीजिए, पहले ही 2 निकाल कम करके नहीं, जैसे मान लीजिए 40 है तो पहले ही 2 करके कम करके 38 और फिर लिखना शुरू किए, गलत बात है। पहले पूरा लिखना है फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जब लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d5 हो जाएगा। ये अपने से करके देखिए, ये होमवर्क है, जब करेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो जब नीट का पेपर करेंगे तो वहाँ तो हम बताएंगे। अब लिगेंड के रूप में H2O हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो इसकी उपस्थिति में 5 इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, T32G E2G होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाते हैं। तो T32G और E2G, तो इसका मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पाँचों अयुग्मित हैं। तो लिगेंड के रूप में Cn- प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में वितरण T52G E0G है, यानी कहने का मतलब अंदर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में कोई नहीं। इसका मतलब ये सब पेयरिंग हो गई है, अर्थात 2 T2G कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरे T2G कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये D कक्षक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पाँचों हमने भर दिए, तो पाँचों अयुग्मित है क्योंकि H2O वीक लिगेंड है, तो इसको T32G E2G लिखेंगे। जबकि Cn- हमारा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो अगर इसकी पेयरिंग कराएंगे तो देखिए 4 तो 2-2 पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये 2-2 पेयरिंग हो गई, ऐसे एक अनपेयर्ड बच जाएगा। तो वही कह रहा है कि अर्थात 2 T2G कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 में तो देखिए यहाँ पर जोड़े में है, जबकि तीसरे T2G कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है। और ये जो 2 एक्साइटेशन वाले हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये E0G लिखा है। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। अब 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है CuNH3 का होल 4th + 2 संकुल आयन के बीटा 4 का मान 2.1 × 10⁻13 है। इस संकुल के समग्र वियोजन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा है, कैलकुलेशन द ओवर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द CuNH3 का होल 4th + 2 आयन given that beta 4 for this complex is 2.1 × 10⁻13। तब ये देखिए आपके जो नई वाली बुक है इसमें नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आ गया है तो इसको किए लेते हैं। और देखिएगा NCERT में जब नई वाली बुक में नहीं है तो आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बीटा 4 का मान दे दिया 2.1 × 10⁻13। तो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द रेसिप्रोकल ऑफ द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा 4। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/β4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/β4 की वैल्यू दी है 2.1 × 10⁻13, तो ये आ जाएगा 4.7 × 10⁻14। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वियोजन स्थिरांक समग्र स्थायित्व स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। तो वियोजन स्थिरांक = 1/, स्थायित्व स्थिरांक यानी 1/β4। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4.7 × 10⁻14। अब देखिए आगे आ जाता है अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।